मेरे पति के मरने के बाद हमारे घर खाने के लाले पड़ने लगे। मेरी दोनों बेटियां थी। एक रात मैं परेशान बैठी थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। यही दरवाज़ा खोलो तो कोई नहीं था, बस आटे की बोरी पड़ी थी। मैं यह देखकर बहुत खुश हुई कि भगवान ने मेरी मदद कर दी। पर हुआ ही 10 दिनों बाद मेरी और मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल गई तो मुझ पर कयामत आ गई, क्योंकि हम तीनों माँ बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने रोते हुए सब कुछ डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, मैडम यह पुलिस केस है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं रोते हुए पुलिस स्टेशन गई। वहाँ इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर बोला, यह मुजरिम तो पकड़ा गया है, बहुत सी औरतों के साथ हुआ है, जाओ और आप अपने मुजरिम को देख लो। जो ही मैं अंदर मुजरिम को देखने गई तो उस आदमी को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम सुष्मिता है। मैं बीए तक पढ़ाई की थी। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी। जैसे ही मैं 19 साल की हुई, मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे निहेतिक से करवा दी। मेरी शादी के 5 साल बाद मेरे चाचा भी इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे पति नैतिक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मुझे मान सम्मान और इज्जत दी। मेरे ससुर जी बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए हमारे घर में मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। हमारी शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें एक बेटी दी। इसी तरह कुछ साल मुझे एक बेटी और हुई। मेरी दूसरी बेटी के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही मेरी सास भी इस दुनिया से चल बसी। ज़िंदगी यूं ही चलती रही और मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गई। हमारे पास जितना भी था हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन मेरी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पति नैतिक अब बस हादसे में मारे गए। यह खबर हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की तरह आया, जिसने मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों को भी जीवन तबाह कर दिया। अपने पति की बॉडी के बारे में पता किया तो पता चला कि बस इस कदर जल चुकी थी कि उसमें जितने भी लोग सब जलकर मर खाक हो गए। यह खबर सुनते ही मैं सदमे में आ गई। मुझे अपने पति की बॉडी भी देखने को नसीब नहीं हुई, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार हो गई थी। कुछ दिन तक तो हमारे पास रखी जमा पूंजी ही चली, पर जब वह जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो हमारे घर खाने के भी लाले पड़ने लगे। हमारी हालत देखकर अगल बगल के लोग भी हमसे मुंह मोड़ लिए। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए बात की, पर हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ा। एक रात हम यूं ही भूखे प्यासे चारपाई पर बैठे हुए थे कि अचानक रात के 8 बजे हमारे घर में दरवाजे पे दस्तक हुई। इस वक्त कौन आया होगा, यही सोचकर हैरानी से दरवाज़ा खोलने गई तो सामने कोई नहीं था, बस एक बोरी पड़ी थी। हम भूख से बेहाल थे, इसीलिए न चाहते हुए उस बोरी को अंदर लेकर आई। जब खोला तो उसमें आटे का पैकेट और कुछ खाने की चीज़ें मौजूद थी। ऐसे 2 दिन गुजरने के बाद ऐसे ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने कोई नहीं था, बस एक बोरी पड़ी होती जिसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें होती। धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारा गुजारा होता रहा। आज जब मैं दरवाजे से बाहर हुई, दस्तक हुई तो वो मेरे दरवाज़ा खुला और जो ही आटे उठाने लगी तभी मेरी नज़र सामने गली पर पड़ी। वहाँ पर पंडित जी खड़े थे, जो हमारे बगल के मंदिर था, वहीं के पुजारी थे। मैंने देखा वह मुझे ही देख रहे थे। मैंने जैसे ही बोरी को पकड़ा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि पंडित जी मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। मैं बोरी को आराम से अंदर किया और
दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सुराग से देखने लगी तो सामने तो कोई नज़र नहीं आया, पर सामने की गली में पंडित जी खड़े थे। वह किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी आवाज़ सुनी तो फ़ोन पे बात करते हुए कहा, हाँ भाई, काम हो गया। आज फिर बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला पंडित जी किस शख्स से हमारी बात कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वह मेरे बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि वह तो मंदिर के पुजारी है। वह तो खुद ही अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे होंगे, तो भला वह यह सब क्या करेंगे। आखिर क्यों मैं यही हूँ। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस बोरी में जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं, यही सही भी है कि नहीं, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं मिल ही रहा। यह ख्याल आते ही मेरे पैर ठंडे होने लगे, मेरे माथे पर पसीना आने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, माँ चलो, आज तेज भूख लगी है, कुछ बनाकर खाते हैं। यह पेट था कि मानने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने सभी बातों को अपनी मन से निकाल कर बोरी के अंदर की चीज़ें लिए और आज भी इस बोरी में रोज़ की तरह आटा, कुछ सब्जी और खाने की पीने की कुछ चीज़ें मौजूद थी। मैंने तुरंत आटा लिया और रोटी बनाने लगी। रोटी सब्जी बनाने के बाद हम सब मिलकर पेट भर खाना खाए और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। तभी मेरी छोटी बेटी ने पूछा, माँ यह कौन है जो रोज़ हमारे दरवाजे पे आटे की बोरी और खाने पीने की चीज़ें रख कर जाता है। आजकल के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता, तो यह कौन है जो बगैर हमारे सामने आए हमारी मदद कर रहा है। माँ, कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हो। यह सवाल तो मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा कौन है जो आज पंडित जी की इस हरकत को देखकर मेरे अंदर बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरी छोटी बेटी को डांटते हुए बोली, क्या पता कोई जो हमारे भगवान की खातिर हमारी मदद कर रहा हो। ज़्यादा सवाल जवाब करके माँ का दिमाग मत खराब करो और आराम से सो जाओ। मेरी दोनों बेटियाँ तो एक दूसरे से बात कर खुद को तसल्ली दे के सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद के कोसों दूर थी। मुझे चैन नहीं था। मेरा दिमाग बार बार कुछ गलत होने की संदेश दे रहा था और कुछ तो गलत था जो हमें पता नहीं था। यही सब सोचते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन जब इन्हीं को सोच से गुजर रहा था, रात होते ही 8 बजने का इंतज़ार बहुत ही शिद्दत से करने लगे और फिर 8 बजते ही हमारा इंतज़ार दरवाजे पर होने वाले दस्तक से ख़त्म हुआ। दरवाजे पे दस्तक होते ही मैंने दरवाज़ा खोला और बोरी उठाने जो ही बाहर गई तो मैं चुपके से सामने वाली गली की तरफ देखा, जहाँ आज भी पंडित जी खुद को छुपाकर मुझे ही देख रहे थे। आज मैं फिर बोरी को अंदर करके दरवाज़ा बंद कर सुराग से बाहर देखने लगी। आज फिर पंडित जी चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक लेकर किसी की बात कर रहे थे कि काम हो गया। यह सुनकर मैं बड़े बड़े कदमों से घर के अंदर आई। मेरा दिमाग फिर से उलझनों का शिकार हो गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए अपनी बेटी को खाना बनाकर खिलाने लगी। मगर आज हमने जैसे ही खाना खाया, थोड़ी देर बाद हम सबका सर चकराने लगा और हमें तुरंत नींद आ गई। हम सो गए। फिर आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी बेटियों को देखा तो वह दोनों भी बेहोश लेटी हुई थी। मैं जल्दी से उठ उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें हिलाना शुरू किया और फिर वे दोनों भी थोड़ी देर बाद जाग गई, लेकिन उन दोनों की हालत मुझसे अलग न थी। वह दोनों भी अपने सर पकड़कर बैठ गई और हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर मैं दोनों बेटियों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद हमारी हालत कुछ बेहतर हुई। फिर अचानक हमारे पेट में दर्द होने लगा और फिर बारी बारी करके हम सबको उल्टी आने लगी। चंद मिनट में ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और सोचकर मैं तो परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम तीनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैंने सोचने लगी कि क्या बोरी के आने वाला आटा
जहरीला था। मैं यही सब सोच रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रात थी और इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। किसी तरह हमारी रात कटी और जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से दोनों बेटियों को लेकर पास के सरकारी अस्पताल में गई। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम सबका बारी बारी से चेकअप किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उस खबर ने तो हम तीनों माँ बेटियों को हिला कर रख दिया था। हम तीनों एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। यह खबर हम सब पे किसी कयामत से कम नहीं थी। ऐसी कयामत जो हम तीनों को एक दूसरे के सामने नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, मगर शर्मिंदगी से ज़्यादा हमें इस बात की हैरत थी कि भला यह कैसे मुमकिन था। क्या ऐसा भी हो सकता है जो हम तीनों के साथ हुआ था? हम तीनों एक ही साथ एक ही वक्त पे प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यह सब जानकर मेरे साथ मेरी बेटियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घबराकर डॉक्टर को अपनी और अपनी बेटियों की हकीकत बताने लगी कि हम तीनों घर में अकेली रहती हैं और हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पति और मेरा बेटा भी नहीं है। तो यह कैसे मुमकिन है कि हम तीनों प्रेग्नेंट हो जाएं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुझे हैरत से घूरने लगी और बोली, मैडम यह पुलिस केस है, अभी जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। इसके आगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी और साथ ही रिपोर्ट लिखवाने लगी। डॉक्टर ने न तो ढंग से मेरी बात सुनी, उल्टा मेरे साथ सख्ती से पेश आ रही थी, जैसे ही हम मुजरिम हैं। खैर, मैं अपने आप को मजबूती से संभाला और अस्पताल से कुछ दूर पर ही पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही पुलिस स्टेशन के सामने गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरा दिल धड़कने तेज हो गई, क्योंकि यह हमारी प्रेगनेंसी की खबर थी और सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों की इज्जत का भी सवाल था। ऐसे ही बहुत से सवाल मेरे दिमाग में गुजरने लगे। फिर भी न चाहते हुए भी मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पहले चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने उससे कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझे एक जगह पर लाकर बिठा दिया जहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा था। वह मुझे देखते ही सीधा बैठ गया और पूछने लगा, बताइए क्या बात है, किस केस के सिलसिले में यहाँ आई हैं? यही कहते हुए उसे हम तीनों की तरफ नज़र घुमाई। मैंने डरते डरते हमारे साथ हुई सारी घटनाएं पुलिस को बता दी। मैंने डरते डरते पूछा, मैंने पुलिस स्टेशन में अपने घर की रखी सारी आटे की बोरियों और मेरे प्रेग्नेंट होने तक की तमाम बात बता डाली। मेरी बात सुनकर पुलिस वाला मुस्कुरा कर बोला कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मैडम पिछले कुछ दिनों से लोगों के घरों के बाहर आटे की बोरी रखी जाती थी और यह आटे की बोरियां सिर्फ उन्हीं घरों में रखी जाती जिनके घर औरतें होती हैं, और वह औरतें जैसे जैसे उन बोरियों में से खाना शुरू करती हैं तो यूं ही उनकी भी हालत ख़राब होने लगती और चेकअप करवाने पर पता चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं। हमें कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट के बारे में पता चल गया था और हमने पिछले 3 दिनों में इस मुजरिम को तलाश थी और फिर आखिरकार हमें इस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो गए। हमने उसे लॉकअप नंबर 3 में बंद किया है। आप ज़रूर जाकर उससे मिल सकती हैं। अपने और अपनी बेटियों के मुजरिम का अंजाम सुनकर मैं खुश तो हुई बहुत ही, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं दुख और परेशानी भी थी कि हमारे मुजरिम का तो पता चल गया, लेकिन हमारे प्रेगनेंसी का क्या होगा। मैं इसी सोच में लॉकअप नंबर 3 के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे मेरी बेटियां भी खड़ी थी। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर सामने वाले खड़े मुजरिम को देखा तो मेरी आंखें
फटी की फटी ही रह गई। फटी निगाहों से मैं उसे शख्स की तरफ देखने लगी। उस शख्स को देखते ही मुझे लगा पुलिस स्टेशन की छत किसी ने मेरे सर पर गिरा दी हो। मेरी बेटियां भी फटी फटी आंखों के सामने खड़े शख्स की तरफ देख रही थी। हम तीनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने खड़े शख्स को, क्योंकि हमारा मुजरिम और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति हम सबको अपने सामने क्यों खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर वह शर्मिंदगी से अपनी नज़रें चुराने लगा, जबकि मैं और मेरी बेटियों यह सोचकर ही परेशान हो रही थी कि भला यह कैसे मुमकिन था। जिस शख्स को हम सब मरा हुआ मान चुके थे वह हमारे सामने सही सलामत खड़ा है, मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी कैसे? क्या उसे जुर्म की शर्मिंदगी थी? मेरे पति ही मेरे और मेरी बेटियों का मुजरिम था। क्या एक बाप अपनी बेटियों के साथ इतना गलत काम कर सकता है? उसे देखकर मैं उसके पास गई और उससे पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और आज तक तुम कहाँ पर थे? तुम्हारे मरने की झूठी खबर किसने सुनाई और फिर आज तुम मुजरिम की हैसियत से जेल में क्यों हो? मेरी बात सुनते ही वह खामोशी से हमें चुप करने लगा, पर मेरे अंदर बहुत से सवाल थे। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैंने उसे सवाल पे सवाल करते रहे और इतने सारे सवालों पर मेरा पति शर्मिंदा होकर सर झुकाए मेरी बातों का जवाब देने लगा। मेरे सवालों का जवाब उसने सच दिया या झूठ के लिए सुनते हैं। मेरे पति की अनसुनी कहानी, उसी की जुबानी। जब तक मैं लोगों की नज़रों में मरा नहीं था तब तुम लोगों के साथ हंसी खुशी रहता था, तो मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था जाता था। मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेरी खुशी नहीं देखी जाती। वह मुझसे नफ़रत करते और मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे, और वह कोई नहीं बल्कि वह लोग मेरे दोस्त हैं। पर मैं इन सब बातों से वाकिफ़ नहीं था, इसीलिए मैंने कभी उन पर शक नहीं किया और उनसे अपनी खुशी का इजहार कर देता था। एक दिन हम सभी दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी मेरी सबसे गरीब दोस्त, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता और उसके मन की सारी बातें शेयर कर देता था, वह मेरे पास आया। उसने मेरे हाथों में सिगरेट जमा दी और कभी कभार सिगरेट पी लिया करता था, इसीलिए खामोशी से मैंने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैं जैसे जैसे 2-4 बार सिगरेट पिया, खांसी और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे स्मोकिंग करते कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बहुत हैरत हुई। और वह सिगरेट मैंने अपने नाक के पास लगाकर सूंघी तो मुझे महसूस हुआ कि सिगरेट में ड्रग्स मिलाया गया है। मैं अभी अपने दोस्त के बारे में पूछता तभी वह वहाँ से निकल गया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी गलतफहमी हो, क्योंकि मैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन वह मेरे साथ धोखा कर रहा था। उसके बाद वह अक्सर किसी न किसी चीज़ में ड्रग्स मिलाकर मुझे देता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ड्रग्स की लत लग गई और यह नशा करना मेरी मजबूरी बन गई, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे दोस्त ने मुझे पेशेवर चोरों के घर मिलवा दिया, और मैं अक्सर अपने पास बैठने लगा और जुआ खेलते और ड्रग्स खरीदता। धीरे धीरे मुझ पर काफ़ी कर्ज जमा हो गया और वह लोग मुझसे अपना कर्ज वसूलने की खातिर मुझ पर दबाव डालने लगे। उन्होंने मेरे सामने यह शर्त रखी थी कि यह तो उनकी चूड़ियाँ और डकैती करना शुरू कर दूँ और या तुरंत अपना कर्ज वापस दे दूँ। ये दोनों ऑप्शन को पूरा करना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैं चोर और डाकू नहीं बनना चाहता था। मेरा ज़मीर मुझे यह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता, और दूसरी शर्त कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उन्हें वापस कर देता। इस सब से छुटकारा पा सकूं, मैं उनसे कुछ दिनों से मोहलत मांगी, लेकिन यह लोग मुझे मोहलत देने से साफ इनकार कर दिए, और साथ ही उन्होंने यह कहा कि अगर मैं कोई इस दोनों ऑप्शन में से उनकी कोई भी शर्त पूरी नहीं
कर पाया तो मुझे अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को उनके हवाले करनी पड़ेंगी। उनकी धमकी सुनकर मुझे डर लगने लगा, जैसे मेरा दिल किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। मुझे लग रहा था कि अभी के अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी और अपनी मासूम बेटियों को उन दरिंदों के हाथ नहीं देना चाहता था। इसीलिए न चाहते हुए भी मैंने डाकुओं के साथ चोरी और डकैती करने की शर्त मान ली। मैं उनसे डील करके वापस आने लगा, लेकिन घर आने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैंने घर से पास बने मंदिर में चला गया, क्योंकि अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी और वह मदद सिर्फ़ और सिर्फ पंडित जी ही कर सकते थे, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान थे और वह मेरी बात ज़रूर समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उनके पास गया। मंदिर में जाते ही सबसे पहले मैंने भगवान जी के सामने माथा टेका और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसके बाद मैं पंडित जी से मिला और उन्हें अपने साथ सारा वाक़या सुना डाला और उससे कहा कि आप मेरे घर से लेकर मेरे सारे मोहल्ले और जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे सारे दोस्तों ने भी यह खबर फैला है कि मैं एक एक्सीडेंट में मर गया। और पंडित जी से मिलने से पहले ही मैंने सुना था कि आज सुबह ही इस शहर में एक हादसा हुआ है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें समझाया कि मेरी मौत की खबर पर लोग उनकी आपकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। यूं ही इस तरह मैं एक गुनाह से बच जाऊंगा। पंडित जी ने मेरी बातों को समझा और पूरे दिल से मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। उसने मिलने के बाद से उसी रात बनारस से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पर मेरे पिता के दोस्त उदय अंकल रहा करते थे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैं उनके कोई बेटा नहीं था, वह शुरू से ही मुझे अपना बेटा मानते थे। इसीलिए उन्होंने मेरी बातों को समझा और मुझे अपने पास रहने की जगह दे दी। मैंने नशे के छुड़वाने के लिए मेरा इलाज करवाया और मुझे इस जलालत भरी ज़िंदगी से बचाया। जब मेरी पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उन्होंने मेरी नौकरी दिलवाई। जब मेरे पास थोड़े से पैसे हो गए तो मैं वापस अपनी पत्नी और बेटी के पास आने का फैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूं अकेला डर डर की ठोकरें नहीं खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। पर जब मैं दिल्ली से जैसे ही बनारस आया तो मुझे पंडित जी ने बताया कि इस गैंग के लोग मेरी हड्डियों तक छोड़ने ढूंढने के लिए लगे हैं। यह सब जानने के बाद मैं डर गया। मैंने फ़िलहाल खुद को सबसे छुपाने रखने का फ़ैसला किया, मगर यहाँ आने के बाद अब हर रोज़ आता और खाने की कुछ चीज़ें बोरी में रखकर पंडित जी के हाथों अपने घर भिजवा देता, ताकि मेरी बीवी और बच्चे खाने के लिए न तरसें। मगर एक दिन न जाने क्या हुआ, बोरी उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था कि मुझे रास्ते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज मैं मुजरिम बना पत्नी और बेटी के सामने खड़ा हूँ। पत्नी की दर्दनाक कहानी सुनकर मैं परेशान हो गई और बारिश भी होने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो वो हमारी तरफ देख रहे थे। अब मैं उनसे अपने मन की बात बताने ही वाली थी कि हवलदार आकर हमारे सर पर खड़ा हो गया और सख्ती से बोला, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं रोते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहने लगे कि यहाँ से सीधा पंडित जी के पास जाना। उनके पास उदय अंकल का नंबर है। उनके नंबर लेकर अंकल के पास कॉल करके सारी हकीकत बता देना। फिर वह ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे और मुझे यहाँ से छुड़वाने में मदद करेंगे और अब बाइज्जत बरी हो जाऊँगा। उनकी बात सुनकर वहाँ से जल्दी से अपने पति के बताए मुताबिक सीधा मंदिर में रहने वाले पुजारी के पास गई और उनसे नंबर लेकर उदय अंकल के पास फ़ोन किया। उन्हें सब कुछ बता दिया। वह मेरी बात सुनकर मुझे दिलासा देते हुए कहने लगे कि तुम लोग परेशान मत हो, आज से ही फास्ट से बनारस पहुंच जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर आ गई। शाम होते ही उदय अंकल हमारे घर पहुंच गए। बनारस में उनके फ्लैट था। वह हम तीनों को माँ बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए। नाश्ता पानी करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और हमारा
चेकअप करवाने के बाद पता चला कि हम प्रेग्नेंट नहीं बल्कि हमें फूड पॉइज़न हुआ था। शायद हमारे घर पर जो बोरी रखी जाती थी उसमें केमिकल मिलाया गया था। इस वजह से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। यह सब जानकर हमने चैन की सांस ली, लेकिन अब मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहे थे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम प्रेग्नेंट हैं। उदय अंकल बनारस के सबसे बड़े वकील को मेरे पति का केस लड़ने के लिए हायर किया। उनकी पुलिस ने भी जान पहचान दी, इसीलिए उन चोरों के गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरी और मेरी बेटियों की दुआएं रंग लाई और उन्होंने गैंग के बहुत से लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। आज अदालत में उनके केस के तमाम कार्रवाई के बाद यह बात सामने आई थी कि गैंग में कुछ लोगों ने हमारे घर आटे की बोरी रखते हुए मेरे पति के बारे में पता लगवाया था, लेकिन पुलिस भी उन चोरों के पीछे पड़ गई थी, इसीलिए वे मेरे पति को पकड़ न सके। मगर उन्होंने मेरे पति को मुजरिम बनाने के लिए यह चाल चली। उन्होंने हमारे घर के साथ साथ हमारे आसपास के जितने भी गरीब लोग थे उन्हीं उसी तरह आटे की बोरी भी केमिकल मिलाकर हमारे घर के सामने रख देते, और जब वह आटा खाने के बाद सब तबीयत बिगड़ने लगी तो सभी इस अस्पताल में अपना चेकअप कराने गए, क्योंकि सभी गरीब लोग थे और अक्सर इस सरकारी अस्पताल में जाया करते थे। इसीलिए उस गैंग वालों ने उस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को पैसा देकर खरीद लिया और उन्हें हिदायत दी कि जो भी औरत बोरी के आटे के खाने के बाद अपनी बीमारी को परेशान लेकर आए तो तुम लोगों में उनमें से कहना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर को भी इन लोगों ने धमकी दे रखी थी, इसीलिए यूँ मेरी और मेरी बेटियों समेत बहुत सी औरतों को यह खबर सुनाई गई कि वह प्रेग्नेंट हैं। सभी ने इसके खिलाफ पुलिस में केस लगवाई और पुलिस को मेरे पति के आटे की बोरी को ले जाते हुए पकड़ ली। पुलिस को लगा कि मुजरिम मेरे पति हैं। इन सभी सबूत को गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पति की बेइज्जत बरी कर दिया गया। मेरे पति और हमने मिलकर उदय अंकल का शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया था। अगर वह नहीं होते तो हमारा क्या होता। दोस्तों, अक्सर वही लोग हमारे साथ धोखा करते हैं जिन पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो हमारे सबसे करीब होते हैं। नैतिक के दोस्त ने नैतिक के साथ धोखा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। वह तो वक्त रहते उसे इस दलदल से निकाल लिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।